ये एनर्जी। उसके बाद जो अगली लाइन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग n इक्वल्स टू 4, फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी होती है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 वैल्यूज दिख रही है, एटलीस्ट ये 4 वैल्यूज लिखिए, ये वाली। ये तो किसी भी स्टूडेंट को याद होनी चाहिए टू ड्रॉ दिस डायग्राम, एटलीस्ट 4 तो याद होनी चाहिए। उसके बाद n इक्वल्स टू 4 तक हो गया। उसके आगे जो 2-3 लाइंस मैंने बनाई है ना, उस पर आप लिखेंगे n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6, ठीक है, एटलीस्ट 6 तक तो लिख देंगे। और इसमें आप देखो, ये सारी जो एनर्जीज लिखी है मैंने, सब एनर्जी निगेटिव में है, -13, -3, -1 नेगेटिव में। सबसे ऊपर की जो लाइन है ना, वहां पर एनर्जी होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जीरो वाली जो लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है मैं बताऊंगा। व्हाट डज इट फिजिकली मीनिंग क्या है इसका, आई विल टेल यू, बट लास्ट लाइन को एज ऑफ नाउ 0 लिख देंगे। तो ये सब नेगेटिव में जा रहा है और सबसे ऊपर जो लाइन है वो है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है, ये जो एनर्जीज लिखी है आपने नेगेटिव में, ये सब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लास्ट लाइन में 0 लिखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक चीज बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस शुड गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो डिफरेंस है 13 और ये 3, डिफरेंस इन दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। यहाँ पर डिफरेंस 10 का नहीं है, कम है। तो एज यू गो अपवर्ड द डिफरेंस बिटवीन लाइंस गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद आगे हमने क्या किया था याद है? उसका मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन ने सपोज ऐसे जंप किया, see this vertical line represents the jump of electron. इलेक्ट्रॉन ने सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप किया, या इलेक्ट्रॉन ने थर्ड से फर्स्ट में जंप किया, या इलेक्ट्रॉन ने फोर्थ से फर्स्ट में जंप किया। सी ऑल दिस जंप्स। ऐसा भी ले सकते हो, 0 सबसे ऊपर आपने क्या बनाया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लाइन बनाया ना, सबसे ऊपर की लाइन से डायरेक्टली फर्स्ट में जंप किया। अगर ऐसा भी कुछ है तो इसमें ये जो सारे मैंने जंप्स दिखाए ना, इनको आप ट्रांजिशन बोल सकते हो। इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ये जो सारे ट्रांजिशंस मैंने शो किए हैं, इन सारे ट्रांजिशन में कम से कम एनर्जी पता है कितना निकलेगा? कम से कम एनर्जी जितना दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। देखो, जो सबसे छोटा डिफरेंस है ये वाला, यहाँ पे एनर्जी है -3 और यहाँ पे है -13। डिफरेंस कितने का हुआ इन दोनों में अप्रोक्स? इन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ? 10 का। जितना डिफरेंस है ना बेटा, उतना फोटोन की एनर्जी निकलेगी। मतलब इस जंप में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। सिमिलर बात हाँ, सिमिलरली एक बात बताओ, ये जो सबसे आखिरी वाला ऑर्बिट है, ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, वहां से सीधा फर्स्ट में जंप किया ये वाला, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है एनर्जी का? इन दोनों में सबसे बड़ा जो जंप मैंने दिखाया ये 0 है और ये -13.6 है। डिफरेंस कितने का हुआ? 13.6। हाँ, तो दैट मच विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन रिलीज्ड। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी ना, वो कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की रहेगी। तो ये काफी एनर्जी वाले रेज होते हैं, मतलब काफी एनर्जेटिक फोटॉन्स निकलते हैं। द फोटॉन्स व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ दिस, दे आर वेरी मच एनर्जेटिक। तो दे लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन वाले फोटॉन्स निकलते हैं और इसको बोलते हैं लायमन सीरीज। लायमन सीरीज क्या है? यहाँ से जो भी फोटोन निकलेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जो भी फोटॉन्स निकलेंगे, उन फोटोन को कलेक्टिवली हम लोग लायमन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। लायमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड सीरीज कौन सी बनाई थी आपने, याद है? सेकेंड सीरीज भी बनाई है ना, बाल्मर सीरीज। बाल्मर। हाँ, उसमें एल साइलेंट है यूजुअली, बामर इट इज, ठीक है। बाल्मर भी बोल सकते हो, चलेगा भी। तो ये देखो स्टूडेंट, ये देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर से सेकंड में जंप कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से सेकंड में जंप करेंगे तब उतना एनर्जी नहीं निकलेगा जितना लायमन सीरीज के टाइम पे निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, जंपिंग टू सेकंड, ये जंप, तो इतना जो दोनों के बीच में डिफरेंस है -3 और इसको अप्रोक्सीमेटली -1 ले लो,
3 और 1 में डिफरेंस कितना होगा? 2 का। यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी, मैक्सिमम 2। तो उतनी नहीं है जितनी पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही थी। तो यहाँ पर इतने एनर्जी वाले फोटोन ज्यादा एनर्जी नहीं होती है। सो इट डज नॉट लाइज इन द यूवी रीजन, इट लाइज इन द विजिबल रीजन। इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, एल साइलेंट एक्चुअली, बट इट्स ओके, यू कैन से बाल्मर आल्सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब बाल्मर सीरीज है। चलो इसकी इतना तक आई थिंक लास्ट टाइम भी कराया था। आज आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सी नाउ आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ अ जंप। ये देखो, सपोज इलेक्ट्रॉन ने ऐसे जंप किया, इफ यू लुक एट इट केयरफुली, इट्स जंपिंग फ्रॉम n equals to 4 to n equals to 3, मतलब अल्टीमेटली ये 3 में आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है। सी दिस, ये सारे जंप्स को ध्यान से देखो जो मैंने बनाए, अल्टीमेटली वो किस में आ रहे हैं? थर्ड में आ रहा है ना। तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी ना, द एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड बिकॉज ऑफ दिस जंप, वो एनर्जी और कम होगी, बामर से भी कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टू लाइंस और कम हो गया है ना। तो ये जो जंप है, इट्स अल्टीमेटली द जंप इन द थर्ड ऑर्बिट। इसमें जो लाइट निकलती है ना, द लाइट लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड, यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख भी देता हूँ, ये यूवी रीजन में लाइट करती है, जो लाइट निकलेगी यहाँ पर विजिबल, तो यहाँ पर उससे भी आगे इंफ्रारेड में लाइट करेगी लाइट। और ये जो सीरीज है ना, मतलब इन सबको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं पास्चन सीरीज। पास्चन, अब आपको एक कंफ्यूजन होगा, पास्चन वगैरह नाम कहाँ से है? ये सब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इंफ्रारेड लाइट, यूवी लाइट को निकलते हुए देखा था हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम में। दीज आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एक्चुअली। ये है पास्चन सीरीज। द पास्चन सीरीज लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। ये इंफ्रारेड में लाइट करती है। ठीक है, इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। Infrared is a light which is having a less energy. UV light is having a maximum energy. तो इसमें एनर्जी कम रहती है। दिस इज पास्चन सीरीज। ठीक है, इसके बाद एक और सीरीज है, ध्यान से देखो। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप कर रहे, देखो सी केयरफुली, इसमें वो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, अल्टीमेटली ऊपर से फोर्थ में। तो एनीबडी, आप में से कोई बताओ मुझे, इसमें जो एनर्जी निकलेगी, दिख रहा है, वो एनर्जी पास्चन सीरीज से भी कम होगी कि पास्चन सीरीज से ज्यादा एनर्जी निकलेगी? कम सर, कम होगी। यहाँ पे जो दो लाइंस के बीच में डिफरेंस है वो और भी कम है ना, तो और कम एनर्जी निकलेगी। यहाँ पर जो लाइट निकलेगी, that lies also that light which comes out, जो photons निकलेंगे ना, they will also be in infrared region, वो भी इंफ्रारेड में रहेंगे। और इस सीरीज को बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट स्पेलिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज, सीरीज स्पेलिंग। वो जो आप ब्रैकेट्स बनाते हो वो ब्रैकेट नहीं है, ये इट्स डबल टी एट द एंड। ये नाम है किसी साइंटिस्ट का, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग सीरीज मिलती है, लायमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट सीरीज। आखिरी की जो दो सीरीज मैंने बताई, पास्चन और ब्रैकेट, दे लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। बामर इज इन विजिबल रीजन, और लायमन इज इन द यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, हाँ। अब इसमें ये जो मैंने इस लास्ट बता देता हूँ, ये जो मैंने 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है सबसे ऊपर की लाइन पे, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, मतलब फिजिकली इसका क्या मीनिंग है वो बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जो सबसे नीचे वाली लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्बिट। दूसरी लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स सेकेंड ऑर्बिट। तीसरी लाइन जो है, इट रिप्रेजेंट्स थर्ड ऑर्बिट। सिमिलरली जो आखिरी वाली लाइन है ना, इट रिप्रेजेंट्स, ऑब्वियसली इट शुड रिप्रेजेंट लास्ट ऑर्बिट, है ना। सबसे आखिरी वाली जो लाइन है, इट शुड रिप्रेजेंट द लास्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। लेकिन नहीं, एक्चुअली में जो सबसे आखिरी वाली लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स
आउटसाइड द एटम। सपोज इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एटम से फ्री होके एटम के बाहर चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला गया फ्री होके, मतलब इट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एटम, एटम के कंट्रोल के बाहर चला गया वो। अब इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से काफी दूर चले गए। कौन? इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों एक दूसरे से काफी दूर चले गए, दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो उस टाइम पे उन दोनों की जो एनर्जी है उसको जीरो अज्यूम किया जाता है सिस्टम की। ये जो जीरो है ना, जीरो रिप्रेजेंट्स आउटसाइड द एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन सपोज एटम के बाहर चला गया तो उसको हम लोग ऐसे मानेंगे कि वो यहाँ पे आ गया, ये लास्ट शेल में आ गया, दिस इज जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम के साथ बाउंड है, इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंड है, तब तक उसका एनर्जी नेगेटिव में रहता है। अगर वो फ्री हो गया तो उसका एनर्जी जीरो माना जाएगा। ओके, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप n1 लिखते हो, n इज अ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n2 है, थर्ड ऑर्बिट के लिए n3 है। सबसे आखिरी वाला जो ऑर्बिट है विच इज आउटसाइड द एटम, उसके लिए n लिया जाता है इंफिनिटी, n इज टेकन एज इंफिनिटी सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट के लिए। सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स आउटसाइड द एटम, ठीक है, n इंफिनिटी। सौरभ रजक, आप क्या पूछ रहे हो मुझे समझा नहीं। आप बोल रहे हो एटम के लिए इंफिनिटी क्या होगा? एक बार माइक ऑन करके पूछो क्या पूछ रहे हो। सर वो जो आपने बताया कि वो जीरो एनर्जी जो होती है वो n इज इक्वल टू इंफिनिटी पर होती है, तो सर वो कितना होता है इंफिनिटी आइटम के लिए? जब अगर आप पूछ रहे हो कि इंफिनिटी कितना होता है, इसका मतलब है आपको इंफिनिटी का मतलब ही नहीं समझ में आता है। इंफिनिटी मतलब जो काउंट नहीं हो सकता है उसको तो इंफिनिटी बोलते हैं। आप एक्चुअली पूछ रहे हो सर अनकाउंटेबल जो है वो कितना है, काउंट करने में कितना है? अनकाउंटेबल चीज काउंट। इंफिनिटी मतलब देखो एटम क्या, मतलब ये n बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। देखो हाइड्रोजन एटम में, सपोज हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू 7 तक है, 7 ऑर्बिट है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाता है। सपोज कोई और एटम में n इक्वल टू 8 तक हो सकता है, कोई दूसरा एटम में n इक्वल टू 10 भी हो सकता है। तो हम कोई भी एटम ले लें उसमें n 10 11 12 कहीं तक हो सकता है। n इंफिनिटी पहुंच गया मतलब वो ऑर्बिट्स खत्म हो गए, वो एटम के बाहर चला गया। एटम के बाहर वाले के लिए हम लोग n इक्वल इंफिनिटी लिखा जाता है। इंफिनिटी काउंट थोड़ी होता है, अगर आप इंफिनिटी काउंट करोगे तो इंफिनिटी कहाँ से रहेगा वो। ओके सर। हाँ, so the last line which is representing energy to be zero, that is represented by here n equals to infinity। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना इन दोनों लाइंस के बीच में गैप कम कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, and after infinite lines the energy becomes zero over here। याद रखो ये एक डायग्राम है which is called hydrogen spectrum। so I hope आप सबने कंप्लीट कर लिया this diagram। and remember लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला बनाई थी, 1 by lambda equals to Rydberg constant 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। याद है? इन दिस फॉर्मूला जो बोर है, बोर ने ये फॉर्मूला डेवलप की थी। इन दिस फॉर्मूला बोर ने आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। आर इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट, लास्ट टाइम बताया। n1 का वैल्यू ये डाल सकते हैं, सपोज n इक्वल्स टू 1, n2 का वैल्यू ये 2 डाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से ही उसने जो लैम्बडा कैलकुलेट की थी, अभिषेक क्या डाउट है आपको? माइक ऑन करके पूछो। अभी किसी ने डाउट? सर आपने जीरो बोला था तो बोला कि वो मतलब बाउंडेड नहीं है। हाँ मतलब जीरो हो गया मतलब वो, हाँ अगर एनर्जी जीरो है मतलब इलेक्ट्रॉन इज नॉट बाउंड विथ एटम। हाँ तो पॉजिटिव अगर होगा तो मतलब वो निकल ही गया एटम, न्यूक्लियस। देखो पॉजिटिव यूजुअली होता नहीं है, मतलब इस डायग्राम में तो नहीं दिखेगा वो, लेकिन इनके साथ बोल रहे हैं एनर्जी पॉजिटिव हो गया मतलब जीरो से भी और ज्यादा हो गया ना फिर तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है अगर एनर्जी पॉजिटिव है, दिस एनर्जी और ऊपर चला गया तो वो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से तो फ्री हो गया है, साथ में अभी उस इलेक्ट्रॉन के पास या एटम के पास काइनेटिक एनर्जी भी है।
that will represents a positive state of energy. देखो ये जो एनर्जी आपने लिखी है ना, ये टोटल एनर्जी है, इट्स टोटल एनर्जी रिटर्न ओवर हियर. तो अगर आप बोल रहे हो ये एनर्जी पॉजिटिव में चली गई, तो उसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से फ्री हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन एंड एटम आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, और उसके बाद उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है. तो फिर उसके सेल में क्यों काउंट कर रहे हैं सर उसको? इसमें क्या इलेक्ट्रॉन को मतलब उसके उसी एटम के सेल में काउंट कर रहे हैं हम लोग? नहीं, मैंने कहाँ काउंट किया, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन और एटम एक दूसरे से तो फ्री हो चुके हैं. पहले कभी वो इलेक्ट्रॉन उस एटम का पार्ट था, अभी वो नहीं है इलेक्ट्रॉन उस एटम का पार्ट, फ्री हो चुके हैं. फ्री होने पे जब दो चीजें एक दूसरे से फ्री हो गई, मतलब दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे आर फ्री, तो उनका पोटेंशियल जीरो लिया जाता है. पोटेंशियल जीरो हो गया. बाकी जब दोनों एक दूसरे से फ्री हैं, लेकिन सपोज उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी प्लस दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी, तो ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव में आएगी. फिर ओके सर. पॉजिटिव मींस उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है फिर. ठीक है, हाँ. सो ओके, सो चलो यहाँ पे वापस आ जाओ स्टूडेंट. तो इस फॉर्मूला से जो लैम्बडा निकलता है, वो लैम्बडा यूवी रीजन में लाया करता है या कभी इंफ्रारेड में. यूजिंग दिस फॉर्मूला बोर अंडरस्टूड दैट दिस सीरीज विल लाई इन द यूवी रीजन, और यहाँ पर विजिबल रीजन होगा. ये फॉर्मूला याद रखो. गेटिंग? चलो इस फॉर्मूला के बारे में कुछ चीजें और बता देता हूँ मैं. सी, everybody knows this lambda is a wavelength of the photon released. जो lambda है ना, it's a wavelength of photon that is released. लेकिन यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूला 1 by lambda की आ रही है, राइट? यहाँ पे 1 upon lambda आ रहा है. 1 upon lambda is known as wave number. अगर आप कभी भी 1 by lambda निकालते हो ना, 1 by lambda is known as wave number. स्टूडेंट कभी आपने ये चीज सुनी है क्या, वेव नंबर 1 by lambda होता है? Do you know what? कभी ऐसा सुना है कि that wave number is equal to 1 by lambda? ये मालूम है क्या 1 by lambda wave number होता है? Have you heard of it earlier? हाँ सर. Yes, sir. वेव चैप्टर में पढ़ा होगा, वेव मोशन वगैरह में. ठीक है. सो वेव नंबर 1 by lambda को बोलते हैं. अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि वेव नंबर कैलकुलेट करो, तो मतलब आपको 1 by lambda ही कैलकुलेट करना है, लैम्बडा मत कैलकुलेट करो. वेव नंबर मतलब 1 by lambda. वेव नंबर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ये सिंबल दिख रहा है, ये न्यू है. न्यू इट्स अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन. न्यू, लेकिन उसके ऊपर देखो लाइन दे दिया है ऊपर, इसको बोलते हैं न्यू बार. इट्स अ सिंबल फॉर वेव नंबर. ठीक है. अब आपने मुझे ये तो बताया कि वेव नंबर 1 by lambda होता है, दिस यू नो, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर, या वेव नंबर 1 by lambda क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन? व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय वेव नंबर, वो पता है? वेव नंबर, I tell you define wave number, what will you say? Number of wave per unit length. Per meter. हुआ नहीं है, ठीक है, चलो करेक्ट है. नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर मीटर, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर. ये वेव मोशन में आता है एक्चुअली ये टॉपिक. सो वेव नंबर इज गिवन बाय 1 by lambda. याद रखो. तो आई होप ये स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्लियर है. ठीक है. अभी मैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, बट बिफोर आई सॉल्व न्यूमेरिकल, एक पॉइंट ध्यान से सुनो. ये जो लाइन है ना, सबसे नीचे वाली लाइन है, I told you that it is representing the first orbit. ये फर्स्ट ऑर्बिट है. इस लाइन को मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट भी कहा जाता है स्टूडेंट. If I say the electron is in the ground state, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में है. फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं. और इमेजिन करो कि अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा ना यूजुअली. तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करोगे, यू सप्लाई सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर के ऑर्बिट्स में जा सकता है. जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तभी वो ऊपर के ऑर्बिट्स में जाएगा. तो इसलिए क्या होता है, जो ऊपर के ऑर्बिट्स है ना, उनको एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं. जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, एक्साइट हो गया मतलब उसको एनर्जी मिला, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिट्स में जाता है ना. तो these upper orbits are known as excited states. The first orbit, that is n equals to 1,
इट्स नोन एज ग्राउंड स्टेट। समझा? नीचे की लाइन को ग्राउंड बोलते हैं, ऊपर की लाइन को एक्साइटेड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ग्राउंड है। देखो बेटा एक बार देख लो, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये जो है ना ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, ये दिख रही है। इसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये दिख रही है। इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो n equals to 2 will be the first excited, n equals to 3 will be second excited state। अगर आपको लगता है ये भूल जाएगा बाद में तो लिख के ले लो सेंटेंस, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आ सकता है ये। ग्राउंड स्टेट मींस n equals to 1, n equals to 2 is known as first excited state, n equals to 3 is known as the second excited state, n equals to 4 will be the third excited state। समझी बात? एक्साइटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके ऊपर के स्टेट में चला जाएगा। एक्साइट होना मतलब एनर्जी मिलना, तो एक्साइट होके वो ऊपर जाएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलिए, आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब इसके ऊपर है ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू देन। ठीक है, राइट ऑन फर्स्ट न्यूमेरिकल नाउ। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखो। फाइंड, हाँ राइट ऑन, फाइंड the ratio of wavelengths of, find the ratio of wavelengths of first member, wavelengths of first member of Lyman and the Balmer series। मैं स्टूडेंट रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ मेंबर्स, फर्स्ट मेंबर्स ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आ रहा है फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर मतलब क्या होता है, ये ध्यान से देखो। सीरीज, जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है ना, ऊपर से फर्स्ट में आता है, उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, राइट? लाइमन सीरीज मतलब अल्टीमेटली इट कम्स इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसमें क्या होता है, जब वो n equals to 2 से n equals to 1 में आता है, 2 से 1, ये वाला जंप देखो स्टूडेंट, ये वाला, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन। ये लाइमन का फर्स्ट मेंबर है। अब ये देखो, ये मतलब थर्ड से फर्स्ट में जंप किया, दिस इज अ सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। ये देखो, ये है फर्स्ट मेंबर, ये है सेकंड मेंबर। जो सबसे छोटा जंप होता है ना उस पर्टिकुलर सीरीज का, जो सबसे छोटा जंप है, ये सबसे छोटा जंप है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मेंबर। दिस इज सेकंड मेंबर, ध्यान से देखो, ये थर्ड मेंबर, सो ऑन। सो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि बामर सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, उसमें कहां से कहां जंप हो रहा है? कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में? 3 to 2. 3 से 2। 3 to 2 will be the first member, 4 to 2 will be the second member. हाँ, ऐसा होता है। गेटिंग आइडिया मिल गया? चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू प्लीज राइट ऑन दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिखो पहले, दिस फॉर्मूला यू राइट। लिखा? ओके, नाउ अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आपने फॉर्मूला लिख दी, अब उसके बाद ऐसे लिखो, फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, ऐसे लिखो, फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, उसके लिए आप क्या लिखोगे, दैट n1 इज इक्वल टू 1, n1 इक्वल टू 1 मतलब जो लोअर ऑर्बिट लेंगे, हाँ लोअर ऑर्बिट वो 1 लेंगे, n2 इक्वल्स टू 2,
n2 का वैल्यू 2 लेंगे, n1 का वैल्यू 1 लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 2 to 1. 2 to 1 जो जंप होगा, 2 to 1, दैट इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन. तो ये वैल्यू सभी डालेंगे हम लोग, ऊपर वाली फॉर्मूला में डालो. तो 1 by लैम्बडा इज इक्वल टू r, फॉर्मूला में डाल दो स्टूडेंट. इट्स इट 1 upon n1 स्क्वायर ना, तो n1 1 डालेंगे, तो इट बी 1 by 1 माइनस 1 upon n2 स्क्वायर. n2 कितना डालेंगे, 2 डालेंगे, तो 2 का स्क्वायर होगा इधर, n2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर, ऐसे आने वाला है स्टूडेंट. अब देखो ये लाइमन सीरीज की बात चल रही है ना, इट इज फॉर लाइमन सीरीज, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद में बामर सीरीज भी करेंगे, फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर. तो लाइमन के लिए आप क्या करो, इधर लैम्बडा एल लिख देता हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स लाइमन. अब थोड़ा सोचो ये कितना आएगा, ब्रैकेट में कितना आएगा, इट इज 1 minus 1 by 4. What is 1 minus 1 by 4? It is 3 by 4. 3 by 4. Into radius. ये रेडियस है कि रिडबर्ग है, रिडबर्ग. जो स्टूडेंट का ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ कि ये आर क्या है, बोलते हैं सर आर तो रेडियस होगा ना. उनके दिमाग में सर्किल बना होता है कि पता नहीं कौन सा सर्किल है, आर रेडियस भी बोलते हैं स्टूडेंट. ये होता है, अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप कुछ भी कहीं पे भी बोल सकते हो, आपको सब फ्रीडम है. फिर पागल लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना, कोई बोलता थोड़ी है कि पागल क्या बोल रहा है ना. तो अभी भी मुझे पता है, मैं किसी स्टूडेंट को पूछ लेता, कुछ स्टूडेंट होंगे ऐसे, उनको पूछ लेता कि आर क्या है, तो दे बोलते हैं सर रेडियस है. उनको अलाउड है, पागल को सब कुछ अलाउड होता है. तो 1 upon lambda L will be 3/4 of R. Take a reciprocal of this, तो आपको lambda L मिलेगा, कितना आएगा, 4 upon 3R. यहाँ में मैं रेडियस नहीं, सॉरी, रिडबर्ग की वैल्यू नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि आई वांट टू टेक द रेशियो में R कट हो जाएगा. गिव इट फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट. ओके, नाउ जैसे मैंने लाइमन के लिए किया, अब आप सेम टू सेम स्टेप बामर के लिए करो. रिपीट इट फॉर बामर. बामर के लिए यहाँ पे L की जगह B लिख देना. तो एनीबडी फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर लिख दो. अब आपको खाली इतना सोचना है कि N1 क्या लूं मैं और N2 क्या लूं, वो सोचना है और यहाँ पे डालना है उसको. सिमिलरली प्लीज कैलकुलेट लैम्बडा ऑफ द बामर, फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर. करो आप लोग करो. ऐसे लिखो, फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, ठीक है. सौरभ ने आंसर दिया है कुछ, अभी राइट है कि नहीं मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको, बाकी लोग करो तब तक. या बामर के लिए कर सकते हैं ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर करना है. आकांक्षा भिसे, माइक ऑन करो 1 मिनट बेटा. आकांक्षा भिसे, Yes sir. हाँ आप कर सकते हो फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज के लिए ये सब. Yes. हाँ टेल मी, फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, उसके लिए N1 कितना डालेंगे और N2 का वैल्यू कितना डालेंगे. N1 उसके लिए सर 2 डालेंगे. N1 will be 2 and N2. Yes. 3. Yes. So Akanksha is saying that N1 2 लेंगे और जो N2 है वो 3 लेंगे. Yes, it's correct student. ठीक है आकांक्षा, कैरी ऑन. ठीक है. Yes. So anybody, आपको लैम्बडा और फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज मिलेगा. कितना आ रहा है, 5 अपॉन कितना आ रहा है, कुछ 5 अपॉन की 36 upon 5. 36 अपॉन 5 आ रहेगा. हाँ सर. ये आने वाला है स्टूडेंट, 36 अपॉन 5 आर. अब बस इन दोनों का रेशियो ले लो, बिकॉज यू वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू वेवलेंथ. रेशियो में एटलीस्ट आर आर कट हो जाएगा. इट विल बी 4 अपॉन 3, 4 by 3 डिवाइडेड बाय 36 by 5.
become into 5/36 like this. Yes, solve करो. It is 5/27. Ratio will be, yes, correct है. हाँ, सब स्टूडेंट आकांक्षा, जॉय और बाकी स्टूडेंट जो भी आंसर दे रहे हैं, इट्स करेक्ट. 5/27. Got this? चलिए, चलो एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं. That will be better. ठीक है. Write down. Write down second example. हाँ, लिखो. Calculate the wavelength of first two members. Calculate the wavelength of first two members of Balmer series. Calculate the wavelength of first two members of Balmer series. ठीक है. तो देखो अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखवा है इसमें रेशो नहीं निकालना है, हमें प्रॉपरली वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है. वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ बामर सीरीज. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ बामर सीरीज मतलब बामर सीरीज का पहला मेंबर और बामर सीरीज का ही सेकंड मेंबर, दोनों निकालेंगे. अब जो हमने अभी अभी सम कंप्लीट किया, द क्वेश्चन दैट वी कंप्लीटेड नाउ, उसमें भी तो हमने फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर निकाला था ना. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर ना. तो यहाँ पर हम लोग भी सेम ही करेंगे ना. फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट मेंबर तो हमने अभी अभी निकाला, वही था ना. फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज n1 हमने डाला 2 और n2 जो है वो डाला 3. ये हमने अभी अभी किया, वही है सेम, ये वाला लास्ट जो किया है बामर. n1 2 होगा और जो n2 है दैट इज हायर ऑर्बिट, इट विल बी 3. सो ये डालने पे आपका क्या आया था, लैम्बडा बारबर का क्या आया था, इट केम 36/5 आर ना. अभी अभी किया इसलिए मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ स्टूडेंट, डायरेक्टली ले लिया 36/5 आर. ठीक है. अब यहाँ पर रेशो नहीं निकालना है दो चीजों का, इट्स नॉट अ रेशो ऑफ टू वेवलेंथ. तो मुझे ये आर की वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, राइट. आई नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ आर. सी देखो कैसा करना है, इट विल बी 36/5. आर की वैल्यू किसी को याद है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 into 10⁻⁷ minus into 10⁻⁷. बराबर. अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक. ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो आपको एमसीक्यूज में काम आएगी. बोर्ड एग्जाम में तो नहीं करना है, बट एमसीक्यू इट विल बी वेरी मच यूजफुल. देखिए एमसीक्यू में प्रोसीजर कोई देखता नहीं कि आप कौन से प्रोसीजर से कर रहे हो. एमसीक्यू में हमें खाली राइट आंसर से मतलब है ना. तो एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ. देखो जब भी आप ये लैम्बडा कैलकुलेट करोगे ना, जब भी आप ये लैम्बडा बनाओगे, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 1/r आने वाला है. एवरी टाइम 1/r आएगा. देखिए यहाँ पर भी जब मैंने लैम्बडा निकाला ये वाला, तो देखिए 1/r आ गया. तो ये चीज आने वाली है बार बार. whenever you wish to calculate lambda, 1/r will come. Now r की वैल्यू आप लोग को याद है 1.097 into 10⁻⁷. तो इसका यहाँ पे लेकिन मेरे पास 1/r आ रहा है. तो r की वैल्यू ये वाली जो है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेटर पे मैं 1/r की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना. अगर आप कैलकुलेटर पे 1/r की वैल्यू निकालोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ 912 एंगस्ट्रॉम में आएगी. मैंने एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर दिया. 1/r की वैल्यू अगर आप ये डालोगे ना 912 912 अगर 1/r की वैल्यू ये डालोगे ना, तो डायरेक्टली वो एंगस्ट्रॉम में चला जाएगा. वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम के लिए है ये. ठीक है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो. आर की वैल्यू मालूम है ना, तो 1/r कोई भी निकाल सकता है. ठीक है, आर का वैल्यू मालूम है. सो दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक. कहीं पे अच्छी जगह पे लिख के रखो. ऐसी जगह लिखना है जहां पे आपको बाद में मिले. रफ पे लिख दिया, बाद में मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं. कहीं अच्छी जगह पे लिख के रखो. ये इट्स अ शॉर्टकट ट्रिक. सो यहाँ पर देखो, अभी ये जो आपका कैलकुलेशन आया है ये वाला देखो,
अगर बोर्ड एग्जाम में ये आ रहा है तो आपको ये लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा इस कैलकुलेशन को, ठीक है, तो आपका आंसर निकलेगा। लेकिन अभी अगर डायरेक्टली करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो ये 36/5 आ रहा है, ये सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर शॉर्टकट ऐसे करना है 36/5, ये देखो साथ में 1/r आ रहा है ना, यहाँ पर 1/r की वैल्यू मैं डाल दूंगा 912 एंगस्ट्रॉम, तो ये देखो 912। स्टूडेंट अब इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, राइट? फाइव की टेबल आप लगाओ 912 पे, या फाइव की टेबल 36 पे लगाओ और फिर मल्टीप्लाई कर लो। स्टूडेंट नाउ कंप्लीट दिस एंड टेल मी हाउ मच इज लैम्बडा ऑफ द फर्स्ट मेंबर इज कमिंग। कैलकुलेशन आई एम लीविंग टू यू, इसको सॉल्व करो या चाहिए तो इसको सॉल्व करो, आपकी मर्जी। गेट मी द आंसर। व्हाट इज फर्स्ट मेंबर, टेल मी। So Akanksha Joy got the right answer. Yeah, Muskan Chaturvedi also. अमला, स्नेहा, क्या बात है, खाली लड़कियां ही कर रही है क्या? बाकी बॉयज सो रहे हैं लगता है। अच्छा, बॉयज का भी आ गया, चेतन अलग, अश्लेष, ओके, मृणाली, एवरीबॉडी इज गिविंग राइट आंसर। तन्मय, मोरे, गुड, प्रियंका, धीरज, गुड, कीप इट अप। चलो अच्छा है, सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत सारे आ रहे हैं एक साथ, इट्स ओके। सो at least everybody is getting right answer, that is a good thing। 6566 something आ रहा है, right? Yeah, 6566 something आ रहा है, एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये जो आप एक बात बताओ स्टूडेंट, चलो आंसर तो आ गया, मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया, 6566 समथिंग आ रहा है आपका आंसर। इट इज नियर टू 6600 एंगस्ट्रॉम। आपका जो आंसर है वो 6600 एंगस्ट्रॉम के नियर है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 6600 एंगस्ट्रॉम जो है वो विजिबल रीजन में लाया करता है ना। 6600 एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ना, तो ये विजिबल रीजन में लाया करता है। Any wavelength which is between 4000 angstrom to 8000 angstrom, it lies in the visible region। तो देखो आपने खुद अभी प्रूफ कर दिया कि बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में आती है, ठीक है। अब देखो सेकंड मेंबर भी निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द सेकंड मेंबर ऑफ बामर सीरीज आल्सो। सेकंड मेंबर के लिए क्या करेंगे, हाँ, ये होने के बाद आप लिखोगे नाउ सेकंड मेंबर ऑफ बामर। सेकंड मेंबर के लिए क्या करेंगे, या एनीबॉडी, सेकंड मेंबर ऑफ बामर, उसके लिए n1 कितना डालेंगे? 2 ये बामर ही है ना, तो अल्टीमेटली आएगा सेकंड ऑर्बिट में, जंप टू सेकंड ऑर्बिट ही होगा, n1 2 ही रहेगा, n2 4 यस करेक्ट। तो पुट n1 equals to 2 and n2 equals to 4 अगेन इन दिस फॉर्मूला, मतलब जो बोर की फॉर्मूला है उसमें, रिडबर्ग वाली। देखो जैसे आपने ये फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही सेकंड पार्ट भी करो। यू ट्राई टू डू इट नाउ, डू इट। Okay, Harsh Singh has given the right answer. Good, keep it up, Harsh. अखिल नायर, थोड़ा सा डेविएटेड आंसर है, मतलब स्लाइड थोड़ा सा चेंज है। एक बार डिवीजन जो कर रहे हो, डिवीजन अच्छे से चेक कर। आई होप यू कैन डू इट ना। अगर किसी को नहीं आ रहा है इसका मतलब फिर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, उतना भी नहीं समझ में आ रहा है। पुट n1 equals to 2, n2 equals to 4। स्टूडेंट 4864 आ रहा है क्या, और 4846 आ रहा है, चेक करो एक बार। 4846 की 4864,
ओके 4864 आ रहा है, ठीक है। ओके ओके, या प्रियंका, आकांक्षा, तन्मय मोरे, आमला, मुस्कान चतुर्वेदी, एवरीबॉडी इज गेटिंग 4864, ठीक है। तो देखो 4864 जो है वो भी जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। या आकांक्षा बिसे, या एवरीबॉडी इज गेटिंग राइट आंसर, गुड, कीप इट अप। तो ये भी जो वेवलेंथ है आप चेक करो, इट इज लाइंग इन द विजिबल रीजन। देखो आपका बामर सीरीज का जो सेकंड मेंबर है, इट इज आल्सो लाइंग इन द विजिबल रीजन, गुड, कीप इट अप, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता, आज आपका कॉलेज से छुट्टी है कि नहीं है? आज छुट्टी, तो रक्षाबंधन है, छुट्टी है। तो सुबह सुबह क्यों रखवा दिया इतना जल्दी? चलो ठीक है, दिया है सर छुट्टी अच्छा मॉडल को। फेस्टिवल है तो जल्दी पे जाना रहेगा आई थिंक उसके लिए, ठीक है, हॉलीडे है ना। चलो हाँ सर, बट हम लोग क्लासेस अच्छा अच्छा ठीक है, चलो एग्री, ठीक है। सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बधाई, ठीक है। जो भी भाई है सब यहाँ पे, ठीक है, भाइयों और बहनों को ठीक है, विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है, ठीक है। हाँ, सेकंड लेक्चर भी है क्या मेरे बाद? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलेगा। सो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है, एवरीबॉडी गॉट द सेकंड पार्ट आल्सो। 4864 एंगस्ट्रॉम आने वाला है। तो दीज आर द टू मेंबर्स, फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। सो दिस वी कंप्लीटेड, ठीक है। सो अब से एक आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला डेवलप की, दैट 1/λ, जस्ट 1 सेकेंड, या यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डेवलप की 1/λ इक्वल्स टू r इन द ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर minus 1/n2 स्क्वायर, दिस फॉर्मूला वी मेड। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ना वो हाइड्रोजन एटम के लिए है। यू कैन अप्लाई दिस टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम। बाकी जो एटम है जो हाइड्रोजन की नहीं है, दूसरे पार्ट एटम्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी एटम्स के लिए यहाँ पर z² मल्टीप्लाई होता है। ये जो z है ना, इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। पहले भी मैंने आपको z के 7 फॉर्मूलास बताई थी, तो इधर z² आएगा, ठीक है। जिनको अगर ये डाउट है कि सर ये प्रूफ कैसे होगा कि z² यहाँ पे आएगा, मतलब z² डिवाइड में क्यों नहीं आ रहा है या मल्टीप्लाई में z क्यों नहीं आ रहा है, z² क्यों आ रहा है, अगर इसका प्रूफ चाहिए, सपोज इन शॉर्ट मैं बहुत सिंपली इसका प्रूफ दूंगा छोटा सा। आपको याद है ये जो r है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, तो ये आपने r किसकी प्लेस पे लिखा था? एक्चुअली वहां पे एक वैल्यू था me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c। ये सब देखो सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी जगह पे हमने r को लिखा था, याद है? तो इसमें देखो e⁴ है, आप जाके चेक भी कर सकते हो, लास्ट टाइम करवाया था ये, तो ये फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। अब देखो e⁴ को अगर मैं ऐसे ब्रेक करके लिखूं e² इंटू e², तो कोई हार्म नहीं है। अभी e² क्या क्यों आता है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन उसके आसपास से घूमता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इट विल बी E इंटू ई होगा ना, वहां से e² आता है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एटम्स है, दूसरे एटम्स के लिए E शुड बी रिप्लेस्ड बाय Ze बिकॉज इट कंटेन्स Z प्रोटॉन्स। सो E इंटू ई जो प्रोडक्ट है e² शुड बी रिप्लेस्ड बाय Ze²। जो e² है ना, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय Ze²। और एक e² और है, क्योंकि यहाँ पे e⁴ है, तो e² शुड बी रिप्लेस्ड बाय Ze² और यहाँ पर भी Ze²। देखो ऊपर मल्टीप्लाई में यहाँ पर Z² हो जाएगा ना, फिर एक e² की जगह एक z आता है, तो e⁴ की जगह Z² आएगा, दैट्स व्हाई दिस Z² अपीयर। तो याद रखो हाइड्रोजन नहीं, दूसरे एटम्स के लिए आपको Z² भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो मेंशन दिस फॉर्मूला एंड आगे लिख दो, इट इज फॉर एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए ये जो Z है वो 1 हो जाता है,
तो Z नहीं आएगा फिर, Z become 1 for hydrogen. ठीक है, क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये पूरा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उससे पहले याद करो हमने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था, याद है? The total energy of electron is minus 13.6 electron volt divided by n square. If you remember, this was the energy. So energy topic खत्म हुआ. ठीक है, अब अगला में छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा है, within 2 or 3 minutes it can be finished. नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब एक्चुअली डेरिवेशन है छोटा सा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट. हाँ, ये हेडिंग है स्टूडेंट, इट्स अ हेडिंग ऑफ द डेरिवेशन. अगर आपको याद है हमने रेडियस की फॉर्मूला बनाई थी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, फिर हमने टोटल एनर्जी की फॉर्मूला बनाई. टुडे वी विल डेवलप द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट. ठीक है, वेलोसिटी की फॉर्मूला बनाएंगे. मतलब फिजिकली क्या बोल रहा हूं मैं वो सुन लो. इमेजिन करो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं लाइक दिस. सी, तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, उसकी फॉर्मूला बनानी है, वेलोसिटी की फॉर्मूला. ठीक है, तो कैसे करेंगे, सी डू इट. m into v into r equals to n times h upon 2 pi. स्टूडेंट ये याद है, ये बोर का कौन सा पोस्टुलेट है, एनीबॉडी? Second postulate. इट्स द बोर सेकंड Late. angular momentum. This mvr is the angular momentum. It should be multiple of h upon 2 pi. ये n है multiple, n can be 1 2 3 and so on. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगी. इसमें देखो ये v प्रेजेंट है ना, this v is a velocity, तो मुझे v ही निकालना है. तो काम करो, v को रख के m और r को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, तो v की एक फॉर्मूला आएगी nh अपॉन 2 पाई mr बराबर. अब क्योंकि मुझे v की फॉर्मूला बनानी है, v का फॉर्मूला r के टर्म्स में आ चुका है, v हैज कम इन द टर्म्स ऑफ r. लेकिन मुझे r के टर्म्स में नहीं चाहिए. ठीक है, मैं क्या करूंगा, r की फॉर्मूला में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. r क्या है, रेडियस है ना, रेडियस की फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर्स में बनाई है. रेडियस की एक फॉर्मूला मैं देखो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई me स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम बनाई है लेक्चर्स में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में. यू कैन वेरीफाई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई me स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए. मतलब ये अगर आपको रेडियस की ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप वेलोसिटी भी नहीं निकाल पाओगे फिर इन द एग्जाम. सो यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट फॉर्मूला ऑफ रेडियस. ये अब आपका फेवरेट काम, कैंसलेशन, जो आपको बहुत अच्छे से आता है. ठीक है, एन एन कैंसिल, एम भी कैंसिल होगा, एक एक एम कैंसिल होगा, पाई पाई आल्सो कैंसिल्स. देखो बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, आई एम श्योर. एक एक प्लैंक कांस्टेंट भी कैंसिल हो रहा है, देखो एच एच. सो अभी क्या होगा, यहाँ पे बचा क्या, देखो ई स्क्वायर बचा है ना, दिस ई स्क्वायर विल गो अप, ई स्क्वायर अपॉन 2. यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन 0 बचा है, एक h है और एक n भी है, ये आने वाला है देखो ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 hn. ठीक है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन के लिए है. अगर आप कोई और एटम की बात करोगे ना, सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अदर एटम, तो उसमें ये जो दिख रहा है ई स्क्वायर दिख रहा है, फिर से मैंने अभी समझाया था, ई स्क्वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेड ई स्क्वायर. हाँ, तो z आ जाएगा ऊपर. दिस इज फॉर्मूला फॉर एनी एटम. देन हाइड्रोजन के लिए z नहीं आएगा फिर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव करना देखो बहुत इजी है, यहां तक डिराइव कर लो आज प्लीज. या कंप्लीटेड.
हाँ अब एक काम करो, z के साथ तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। z मतलब फिर ये z प्रोटॉन का नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। z तो वही है, तो z के बिना ही लिखो आप, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखो अगले स्टेप में। राइट डाउन दिस फॉर्मूला फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम, ऐसे लिख दो, फॉर h एटम दैट इज हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू 1, बिना z के लिखो। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 hn, राइट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाकी थोड़ा सा जो स्टेप है। वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 hn। ठीक है, ये आ गया। इसको प्लीज थोड़ा समझ के लो कि किस चीज की फॉर्मूला है, क्या है, थोड़ा समझ के लो। कुछ स्टूडेंट का जिनका ध्यान नहीं होता है वो तो ऐसे भी बोल देंगे सर इट्स अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। उनको लगता है एटम मूव कर रहा है, एटम की वेलोसिटी है ये एटम की वेलोसिटी नहीं है। ये हाइड्रोजन एटम में जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें ये n दिख रहा है, ये n कांस्टेंट नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आपको निकालना है वेलोसिटी इन द फर्स्ट ऑर्बिट तो n1 आएगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए n2 होता है, थर्ड ऑर्बिट के लिए ये जो n है इट विल बी 3। सो n कांस्टेंट नहीं है। अच्छा n को अगर छोड़ दे तो लीविंग n बाकी जो चीजें हैं ना वो सब कांस्टेंट्स है, एक्सेप्ट n अदर आर कांस्टेंट। तो जो बाकी कांस्टेंट है ना इनकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ e, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन और h का वैल्यू पुट किया, इन सब का वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया कैलकुलेटर पे, तो इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू आता है इट इज 2.2 into 10 power 6, 2.2 into 10 power 6। हर बार कांस्टेंट की वैल्यू अलग आती है, ये कांस्टेंट फॉर वेलोसिटी ना। रेडियस के टाइम पे याद है, इन केस ऑफ रेडियस कांस्टेंट की वैल्यू थी 0.53 एंगस्ट्रॉम, याद करो 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एनर्जी के टाइम पे ये देखो, ये एनर्जी के टाइम पे कांस्टेंट था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो ये कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय n इक्वल टू v, ये है वेलोसिटी की फॉर्मूला। ठीक है, नाउ अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो n1 डालेंगे, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n2 डालेंगे। जैसे आप n2 डालोगे वैल्यू हाफ हो जाएगी ना, सीधा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट के लिए n3 होगा, समझा? ये सब मेंशन कर लो, और ऑब्वियसली जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में आएगी। When you put 2.2 into 10⁶, velocity will come in meter per second. या समझा? तो क्या कोई बता सकता है कि what is the velocity of the electron? डायरेक्टली बताओ, what's the velocity of the electron in the second orbit? कितना आएगा velocity in second orbit? 1.1 into 1 into 10⁶। और फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा 2.2 into 10⁶। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें और बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, अभी इतना ठीक है, फिलहाल आज इतना ही हो पाएगा। सो दिस वी कंप्लीटेड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो वी डिड